नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदरश मिश्र जी की कहानी दिन के 7। आपको पता है, आज सवेरे सवेरे सड़क पर एक गाय कुचलकर मर गई है। कैसे हत्यारे लोग हैं जो दूध धोकर अपनी गायों को भटकने के लिए खुला छोड़ देते हैं। अरे आपको पता है कि आज सवेरे सवेरे मिसेस मेहरा सड़क पर अकेली भटक रही थी। रास्ते में गड्ढा था, वे उसमें गिर ही पड़ी होती। वह तो मैं पीछे से पहुंच गई और उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें घर पहुंचाया। अरे बाबा, जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो उन्हें घर में संभाल कर रखो ना। अरे आपको पता है, आज रेड लाइन की बस गलत दिशा में दूध के डिपो के पास इतनी तेजी से निकली कि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैंने लोगों से कहा कि ईंट के टुकड़े इकट्ठा कर लो और गलत ढंग से बस जा रही है तो टुकड़े बरसाना शुरू कर दो। इन हैवानों के अपने थोड़े ही से पैसे की खातिर लोगों की कीमती जान लेने में कोई परेशानी नहीं होती इन्हें। अरे आपको पता है सवेरे सवेरे? हाँ भाई, पता है। सवेरे सवेरे कोई मर गया होगा, कोई खो गया होगा, कोई गिर गया होगा, किसी की बहू के जलने की खबर होगी, किसी के घर चोरी हो गई होगी, किसी के शराबी पति ने उसे पीटा होगा सवेरे सवेरे। पत्नी ने रुककर मेरी ओर देखा। अरे, तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? नहीं कहूँगी कुछ आपसे। और फिर वे अपने काम में लग जाती। लेकिन दूसरे दिन फिर वही सवेरे सवेरे। वे जानती है कि उनका सवेरे सवेरे सुनकर मुझे गुस्सा नहीं, तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी तकलीफ तो उन्हें होती है। वे जो सवेरे सवेरे देखती या सुनती हैं उसे संभाल नहीं पाती। वे उसकी चोट से तड़पने लगती हैं और तड़पती हुई घर आती हैं और मेरे सामने अपनी तकलीफ़ कहकर हल्का करना चाहती हैं। वे यह जानती हैं कि उससे मुझे भी तकलीफ़ होगी, लेकिन यह भी जानती हैं कि मैं इस तकलीफ़ से भागता नहीं हूँ। बाहर बाहर तो उसकी उपेक्षा करता हुआ उसे अपना बना ही लेता हूँ। शायद इसलिए मैं हूँ आदमी भी और लेखक भी, और वे चाहती हैं कि मैं आदमी भी बना रहूं और लेखक भी। इसलिए मैं जो कुछ भोगता हूं वह तो भोगता ही हूं, और वे चाहती हैं कि दुनिया का जो दुख भोग रही हैं उसका भी भागीदार बनूं। हाँ, मौसम कोई भी हो, पत्नी सुबह 5 बजे दिल्ली दुग्ध योजना के बूथ पर दूध लेने जाती हैं। वे जाकर दूध लेकर चली आए तो फिर वे काहे की? वे तो चेतना हैं और हर जगह अपने नाम को चरितार्थ करती रहती हैं। दूध लेने वालों का भी एक संघ सा बन गया है। उसके निर्माण में भी उनकी भूमिका रही है। पहले बड़ी ही अराजकता थी। लाइन तोड़ तोड़कर लोग धांधली मचाए रखते थे। चेतना जी ने कुछ समझदार लोगों के सहयोग से एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत यश मिला और वे चेतना जी न रहकर किसी की भाभी जी हो गई, किसी की माता जी, किसी की बहन जी। धीरे धीरे दूध का डिपो कुछ लोगों के लिए एक परिवार सा बन गया, जहां आपसी सुख दुख, पारिवारिक स्थितियों और पास पड़ोस तथा देश विदेश की देखी सुनी खबरों का विनिमय होता। वे प्रायः दूध के साथ दूसरों के सुख दुख से बोझिल एक सुबह लाकर अपने घर पर पटक देती हैं। आज घर आई तो पूर्वतः चाय बनाई, मुझे उठाया और टेबल पर चाय रखकर चली गई। रोज़ तो चाय देकर कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाती थी, लेकिन आज रुकी नहीं, सीधे किचन में चली गई। मुझे लगा कि असहज है। हाथ में चाय लिए हुए मैं भी किचन में चला गया। रोज किचन में काम करते हुए वे गुनगुनाती थी, किंतु आज खामोश हैं। चिड़ियों को दाना देना भी भूल गई। जब चिड़ियों ने शोर मचाया तो उन्हें ध्यान आया और चावल लेकर आंगन में बिखेर आई। मैं यह सब कुछ देखता रहा, पर जब लगा कि कुछ नहीं बोलेंगी तो पूछ ही बैठा, अरे भाई क्या बात है, आज बहुत गंभीर और गमगीन भी हो। कुछ नहीं, उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। लगता था कि रो देंगी। नहीं, कुछ तो है, तबीयत खराब है या सिर दर्द है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मुझसे कोई खता हो गई क्या? लेकिन खता कैसे हो जाएगी? रात को तो तुम हंसती गाती अपने बिस्तर पर चली गई थी और मैं भी अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ता पढ़ता सो गया था। उसके बाद अब उठ रहा हूँ। इस सोने में मुझसे क्या खता हो सकती है? हाँ, तुम्हारे सपने में कुछ खता हो गई हो तो कह नहीं सकता। वे मुस्कुराई और बोली, सारी उम्र तो हम लोग एक दूसरे के भरोसे काट आए, अब भला क्या खता होगी? तो फिर क्या कुछ सवेरे सवेरे? उदास होकर बोली, हाँ सवेरे सवेरे। मैं समझ गया आज कोई बहुत भारी शाम गिरी है सवेरे के ऊपर, इसलिए वे कुछ कह नहीं पा रही। मैंने कुछ बोलना ठीक भी नहीं समझा, बस थोड़े इंतजार के लिए अपने को मौन छोड़ दिया। क्या क्या दिन दिखाती है ये जिंदगी।
वे शुरू हुई तो मौन ही मौन उन्हें सुनने को मैं तत्पर हो गया। एक गरीब सी औरत आती है दूध लेने के लिए। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसका 3 साल का एक बेटा था, उसी के लिए कभी कभी एक थैली दूध लेती थी। बेटा था, इसका क्या मतलब? वही तो बता रही हूँ। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ झुग्गी में रहती है अपने बेटे को लेकर। बेटे को घर छोड़कर दूध लेने आती थी। आज बता रही थी कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए बेटे को भी साथ लाई थी। मैं चुप ही रहा। वह लाइन में लगी थी। बेटे को वहीं एक चबूतरे पर बैठा दिया। लाइन की रेलपेल में वह कुछ मिनट के लिए ऐसी व्यस्त हुई कि बेटे का ध्यान ही नहीं रहा, और इस बीच वह लड़का सड़क की ओर चला गया और की करती हुई एक बस जब तक अपने को रोके वह उसके नीचे आ गया, और सब कुछ समाप्त। सुनकर मेरा जी कांप गया। वैसे तो हम लोग रोज रोज ऐसी अनेक क्रूर घटनाएं अखबार में पढ़ते हैं और पढ़कर अपने अपने काम धाम में व्यस्त हो जाते हैं, किंतु जो आंख के सामने घटित होता है वह तो नहीं सहा जाता ना। हाँ, ठीक कह रही हो। यह तो बड़ी दर्दनाक बात रही। बस ड्राइवर का क्या हुआ? इसके बाद उसका क्या होता वह अलग प्रश्न है। जो होता हो होता रहे, लेकिन वह बच्चा तो गया। उस लाचार औरत का एकमात्र सहारा तो गया। आप तो जानते हो कि मैं किसी को शक्त विशक्त अवस्था में देख नहीं सकती। लोग तो वहाँ घिर कर लड़के की लाश देखने में लगे थे। मैं चुपचाप इधर चली आई। हाँ, इधर तो आ गई, लेकिन आई कहाँ? वहाँ का सारा दर्द तो अपने साथ लाई है। मैं सोचने लगा। उनसे आज भी कहा, भाई तुम्हें कितनी बार मना किया है कि सवेरे सवेरे दूध लेने मत जाया करो। अब तुम 60 को पार कर गई हो। आराम से उठो, आराम से जितना काम हो सके करो, कुछ घूमो फिरो, आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ घंटे निश्चिंत पढ़ो लिखो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें देख लेंगे। किंतु आज भी मेरी अनसुनी करके रसोई के काम में लग गई। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ नाश्ता तैयार करने लगी। हाँ, यहाँ न सब लोग साथ नाश्ता करते हैं और न साथ खाते हैं, और यह संभव भी नहीं। एक बच्चा 7:30 बजे स्कूल जाता है, एक बच्चा 8 बजे। किसी को पराठा सब्जी चाहिए, किसी को अंडा ब्रेड। बहू भी स्कूल चली जाती है। वह भी ऊपर से ही तैयार होकर नीचे आती है और तैयार नाश्ता लेकर स्कूल चली जाती है। उसके बाद लड़का ऑफिस जाता है। फिर मेरे नाश्ते की बारी आती है। फिर बचता है नन्हा चिंटू, और उसे नाश्ता कराना, दूध पिलाना आसान काम नहीं। मैं एक कमरे में बंद होकर खाली पढ़ता लिखता हूँ। कभी कभी जब बच्चा रोता है तो निकल पड़ता हूँ, उसे चुप कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह चुप होता है अपनी दादी के ही दुलार से। इसलिए वे दौड़ी आती हैं और अपनी भूमिका अदा करती हैं। आज वे बेहद उदास थी, लेकिन कार्यों की श्रृंखला में उदासीनता नहीं थी। वह श्रृंखला तो उसी उत्साह से घर में अपना अपना आना जाना बनाए हुए थी, और चेतना जी उसमें उसी प्रकार बहनापा कायम किए हुए थी। हाँ, रोज वे काम करने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ गाती रहती हैं। प्रायः मेरी वे पुरानी कविताएं गाती हैं जिनकी मुझे याद भी नहीं, आज गा नहीं रही हैं। उनसे आज भी कहा, क्यों अपने को इतनी सजा देती हो, और यह शरीर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे कुछ अब आराम चाहिए। जवाब भी उनका वही था, आप क्यों सोचते हैं मैं अपने को सजा दे रही हूँ? यह क्यों नहीं सोचते कि इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और दिन छोटे तथा आत्मीय हो जाते हैं। मेरी कोई मजबूरी तो है नहीं। मैं किसी के आदेश से या डर से काम नहीं करती हूँ, अंतः प्रेरणा से करती हूँ। और किसके लिए करती हूँ? किसी पराये के लिए थोड़ी ना। और ये बहुएं, बेटे पोते सब अपने ही तो हैं। अब बताइए, बहू को स्कूल जाना होता है, उठकर वह तैयार होती है, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और छोटे बच्चे को उठाकर दूध पिलाती है। आप जानती हैं ना कि दूध पिलाने एक जंग जीतना होता है उसे। फिर उससे कैसे उम्मीद की जाए कि सवेरे उठकर वह ये सारे काम कर लेगी जो मैं करती हूँ। और मैंने कहा है ना कि ये सब काम मैं अपने सुख से करती हूँ। जिस दिन सुख नहीं अनुभव करूँगी उस दिन छोड़ दूँगी। वह तो ठीक है देवी जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने इन सुखों से अपने को बंदी बना लिया है। मेरे सुख से अपने सुख को जोड़ने के स्थान पर शिथिल करती चली गई हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? वे मर्माहत सी बोली, आपके सुख से मेरा सुख अलग है क्या? और आपका सुख इन बाल बच्चों के सुख से अलग है क्या? अलग है और नहीं भी। मैं तो तुम्हारे साथ अपने इस परिवार के लिए जीता मरता आया हूँ। जो भी अर्जित किया उसे व्यक्तिगत भोग में ना झोंककर परिवार के सुख चैन के लिए हो अर्पित किया। कभी भूले भटके,
किसी होटल में 150 रुपये खर्च हो गए तो यह ग्लानि कई दिन तक मुझे दबोचे रखी कि इतने पैसों से मैं बच्चों के लिए नए कपड़े आ सकते थे, पत्नी के लिए साड़ी आ सकती थी, बच्चे महीना भर का दूध पी सकते हैं। वैसे तुम जानती ही हो कि किसी तरह की बुरी लत मैंने पाली ही नहीं। यह सहज था, किंतु उस सहजता को पारिवारिक चिंता का दबाव सघन करता रहा। तो फिर यह है कि इसके बावजूद कुछ अपने निहायत निजी सुख होते हैं। उन सुखों की कामना वृद्धावस्था में बढ़ जाती है। जिंदगी भर तो बाल बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, ब्याह की चिंता को लेकर हम यात्रा करते हैं और हमारे हर निजी सुख के में उनके प्रति दायित्व का बोध टांग अड़ाता रहता है। किंतु बच्चों के बड़ा होने और उनके परिवार बस जाने पर इच्छा होती है कि हम दोनों अब थोड़ा उनके लिए भी जिएं। यानी कुछ देर जाड़े की धूप में या गर्मी की छाँव में साथ साथ बैठें, कुछ गपशप करें, कुछ अतीत की यादों को साथ खेलें, साथ साथ शहर में निकलें, छोटी मोटी यात्राओं पर निकलें, कभी एक पुस्तक पढ़कर उस पर बातचीत करें। पहले तो मेरी सारी रचनाएं पढ़ती या सुनती थी, अब तो कभी कभी ही यह नौबत आती है। अरे आप यह सब क्या कह रहे हैं? क्या गलत कह रहा हूँ? मेरे कुर्ते का बटन टूट जाएगा या सीवन उधड़ जाएगी या किसी पार्सल के लिए पैकेट बनाना होगा तो मैं तकाजा करता रहूँगा, तुम भूलती रहेगी और इस तरह कितने दिन बीत जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी उपेक्षा कर सकती हूँ? नहीं, मैं उपेक्षा की बात नहीं करता। मैं तो यह कहता हूँ कि तुम एक साथ अपने को रोजमर्रा के इतने कामों में फंसाए रहती हो कि मेरे छोटे मोटे काम हाशिए पर चले जाते हैं और बार बार उनके लिए याद दिलाना पड़ता है। सब लोग नाश्ता पानी करके अपने अपने काम पर चले गए थे। मैं उनके पास खड़ा खड़ा उन्हें वे सारी बातें सुना रहा था जो प्रायः सुनाता हूँ। चूल्हे पर दाल पक रही थी और वे पहले सब्जी काटती रहीं, फिर चावल चुनने लगी, फिर एकाएक झपट कर उठी। अरे आजकल लाइट बहुत जा रही है, पानी की मोटर चला दी जाए। मोटर ऑन की तो वह घट धड़ 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 करने लगी और लगा कि पानी टंकी में नहीं चढ़ रहा है। अभी आती हूँ कहकर बाहर चली गई। एक मिस्त्री को पकड़ कर ले आई। तुम लोग पता नहीं रोज रोज क्या ठीक करते हो कि मशीन जस की तस बनी रहती है। और मिस्त्री मुस्कुराता हुआ काम पर लग गया। ठीक हो गया माता जी, अच्छा ठीक है जाओ। वह पैसा लेकर चला गया तो इन्होंने मोटर चला दी और उधर बाथरूम में वॉशिंग मशीन भी चालू कर दी। मैं आंगन में ही धूप में बैठ गया एक किताब लेकर। इधर पानी की मोटर, उधर धुलाई मशीन, उधर रसोई घर में खदकती हुई दाल, छौंकी जाती हुई सब्जी। बीच में एक काया को अनथक भाव से आते जाते महसूस करता रहा। कॉल बेल बजी। मैंने उठकर देखा। गेट पर धोबिन पूछ रही थी, कपड़े हैं? मैंने पूछा, कपड़े हैं? हाँ हाँ कहिए, रुके। उन्होंने थोड़ी देर के लिए वॉशिंग मशीन बंद की और धोबिन को देने के लिए कपड़े सहेजने लगी। तब तक फ़ोन की घंटी बजी। अरे फ़ोन की घंटी बज रही है, देखता हूँ। अरे आप काम कीजिए, मैं देखती हूँ, कहकर उधर गई। आपका फ़ोन है? अरे यह तो मुझे मालूम था, इसलिए तो मैं जा रहा था। तुम खामखा भागी भागी गई। क्यों? क्या किसी और का फ़ोन नहीं हो सकता? वाहियात फ़ोन भी तो आते रहते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं और बिना वजह आपका ध्यान क्यों भंग किया जाए? मैं मुस्कुराया और फ़ोन सुनने चला गया। लौट कर आया तो देखा श्रीमती जी किचन में नहीं थी और ऊपर से चिंटू के रोने की आवाज़ आ रही थी। समझ गया वहीं गई होंगी। कुछ देर बाद वे आहकते टहकते चिंटू को गोदी में लादे हुए आई और दूध पिलाने की भूमिका बनाने लगी। चिंटू को दूध पिलाना आसान नहीं। वह बोतल में दूध नहीं पीता, उसे चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है। गोदी में सुलाकर बल्कि थोड़ा दबाकर चम्मच से दूध पिलाना पड़ता है। पीने की प्रक्रिया में उसका चिल्लाना जारी रहता है। उठकर रोते हुए चिंटू को भूख तो लगी है, किंतु तुरंत दूध नहीं दिया जा सकता। एक रोने को शांत करके ही दूसरे रोने की शुरुआत की जा सकती है। इसलिए दादी जी उसे फुसला रही है, कहानी सुना रही है, गा रही है, बज्जी जाएंगे, बज्जी यानी बाजार ले जाने का प्रलोभन भी दे रही है। मैं लिखते लिखते रुक गया और सारा खेल देखता रहा, बल्कि देखने के लिए विवश हो गया। श्रीमती जी समझती की हैं कि उन्होंने तो मुझे निश्चिंत कर दिया, किंतु इस माहौल में कोई निश्चिंत हो सकता है क्या? चिंटू दूध पी चुका तो मैंने पुकारा, बज्जी चलेगा? नहीं अम्मा, वह सिर झटक कर कहता है। अम्मा यानी दादी, यानी तुम्हारे साथ नहीं, दादी के साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ पार्क में भी भौं भौं देखने। वह मेरी और जिज्ञासा भरी नज़र से देखने लगा, यानी जांचता रहा कि क्या मैं सचमुच पार्क में जा रहा हूँ।
जाओ बेटा, दादा के साथ घुमाओ, दादी ने कहा। मैं ये सब काम कर लूँ तो तुम्हें बज्जी ले चलूँगी। वह नहीं नहीं कहता रहा, किंतु जब देखा कि मैं जा रहा हूँ तो उठ खड़ा हुआ और मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और पार्क की ओर चल दिया। घंटा 1.5 घंटा पार्क में चिंटू को खिलाता रहा, बल्कि उसके साथ स्वयं खेलता रहा। लौटा तो देखा कपड़े धुल गए हैं, किचन में काफ़ी कुछ बन गया है। चावल यानी अंतिम आइटम अब चढ़ाया जा रहा है। बाहर बरामदे में कोई बैठे हुए हैं। कौन है मैं नहीं जानती, कोई बाहर से आए हैं। तो फिर उन्हें तुमने घर के भीतर क्यों बैठाया? कहा ना बाहर बरामदे में बैठे हैं। कुछ देर तो उनके पास बैठी रही, फिर चली आई। बुरा मत मनाइएगा, इतना सारा काम पड़ा है, बैठकर उनकी आवाभगत कैसे करती। कह दिया बैठिए, मैं बच्चे को घुमाने लेके गए हैं, वे अभी आएंगे। अच्छा किया, बिना सूचना के लोग जब चाहे तब चले आएंगे, तो किस किस के स्वागत में बैठी रहोगी? तुम चाय भेजो, मैं देखता हूँ। चाय पिला चुकी हूँ। मैंने विस्मय से पत्नी की ओर देखा, वे मुस्कुरा रही थी। गजब की हो भाई। मैं चलने लगा तो बोली, और हाँ, दोपहर हो गई है, यदि उन्हें खाना खिलाना हो तो संकेत कर दीजिएगा। अच्छा भाई, ठीक है, पहले देखूँ तो कौन सी विभूति आई है। कहिए। अरे आप घर में ही थे, मुझे तो बताया कि आप आसपास कहीं गए हैं। जी नहीं, घर में होता तो आपसे यह क्यों कहा जाता। मैं घर में नहीं था, अभी अभी पिछले दरवाजे से आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में बहुत से लोगों को बहाने बनाते देखा है ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। मुझे बड़ा विचित्र लगा। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। मैंने कहा, श्रीमान जी, आप लोगों के ना रिश्तेदार हैं, ना मित्र, ना आप उनसे कर्जा वसूल करने आए हैं। हर आदमी की अपनी जीवन शैली होती है, व्यस्तताएं होती हैं, अपना दायरा होता है। जब बाहर का आदमी उसमें अवांछित रूप से प्रवेश करता है तो आदमी को असुविधा होती है। वह सीधे ना बोलकर बदतमीजी दिखाए, इससे अच्छा है कि बहाना बना दे। क्यों, है ना? अब आप देखिए, आपको मैं जानता नहीं, आप मुझसे पूछकर तो आए नहीं। हो सकता है मैं सचमुच यहाँ नहीं होता और मैं कितने महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त था, यह भी आपको पता नहीं। क्षमा करेंगे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, जाता हूँ कहकर भी उन्होंने उठने का कोई आभास नहीं दिया। नहीं, आप नहीं जाएंगे। मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया है और कहा है ना कि सबकी अपनी अपनी कार्यशैली और जीवन पद्धति होती है। मेरी भी अपनी शैली और पद्धति है। यदि कोई मेरे यहाँ अचानक भी आता है तो मैं मिलता हूँ, अपना महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर मिलता हूँ, इसमें मुझे सुख मिलता है। मैं थोड़ा रुका। हाँ, आप बताएं, कौन है, कहाँ से आए हैं? ये सब बातें तो हुई नहीं, हम लोग सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने लगे। वे भी हंसे, मैं भी हंसा। धन्यवाद सर, मैं भागलपुर से आया हूँ, कुछ लिखता बिकता हूँ, आपसे मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। मार्गदर्शन? अरे भाई, इतना आलोक तो मुझ में नहीं। हाँ, कुछ सीधी सादी बातें हम लोग करें, उनमें से कुछ मिल जाए तो उसी को मार्गदर्शन समझ लें। काफ़ी देर तक वे बातें करते रहे। उन्होंने क्या क्या लिखा है बताते रहे, अपनी काफ़ी कविताएं भी सुनाई। उन्हें कैसे छपाया जा सकता है यह सलाह भी मांगते रहे। संपादकों की सिफारिशी पत्र भी लिखने को कहते रहे। किसी प्रकाशक से कहकर उनका कविता संग्रह छपवा दो, इस आग्रह पर भी अड़े थे। उनकी रचनाएं क्या थीं क्या बताऊं। वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर मुझे ही उठना पड़ा। ओह, 2 बज गए, माफ़ कीजिए, मुझे 3 बजे निकलना है। वे अरमरा कर उठे और धीरे धीरे चले गए। अरे लाओ भाई, खाना खिलाओ। और वे? पत्नी ने पूछा। वे तो गए, बल्कि उन्हें ठेल कर भेज दिया। कौन थे वे? भागलपुर से आए थे, साहित्यकार थे। अरे 2 बज रहे थे और इतनी दूर से वे आपसे मिलने आए थे, उन्हें भी तो खाना खिला दिया होता। अरे तुम भी विचित्र हो, उसने मेरा इतना सर खाया है और कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं होगी। और वह क्या मुझसे मिलने सीधे भागलपुर से आ रहा है? अरे अनेक काम लेकर आया होगा, एक काम यह भी सही। तो भी नहीं, तो भी वो भी कुछ नहीं, मुझे खाना खिलाओ। मम्मी आप नहाने जाइए, मैं परोस देती हूँ। देखा बहू आ गई थी। अरे अभी तुमने स्नान नहीं किया? अरे बाबा, अभी कर लेती हूँ बस। तो अब तक क्या कर रही थी? पत्नी ने कहा, आराम कर रही थी। वे हंसी और नहाने चली गई। खाना खाते हुए मैंने सोचा, हाँ, जब से साहित्यकार से बात कर रहा था तब श्रीमती जी ने क्या क्या किया होगा। चिंटू की मालिश की होगी, उसे नहलाया होगा, फिर खिलाने के लिए एक संघर्ष किया होगा, फिर लोरी गाकर सुलाया होगा।
खाना खाकर किचन में गया तो देखा श्रीमती जी नहा धोकर पूजा कर रही हैं। वे पुजारी नहीं हैं और ना परंपरागत ढंग से व्रत आदि रखती हैं। उनके भीतर इन सब चीज़ों के बीज रहे होंगे, किंतु मेरे जैसे औघड़ व्यक्ति के संपर्क में या प्रभाव या दबाव में जो भी कहिए आकर वह बीज पल्लवित नहीं होने पाया। मैं नास्तिक हूँ या आस्तिक, यह प्रश्न मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण ही नहीं रहा और मैं खुद नहीं जानता कि क्या हूँ। एक और रामकृष्ण या अन्य देवी सत्ताओं के जीवन व्यापार की मूल्यवान छवियां मुझे भीतर भीतर आलोकित करती रहती हैं। दूसरी ओर से किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या धर्म के भारी आचार से विरक्त हूँ। मुझे दंड कमंडल से सख्त चिढ़ होती है। इस दिशा में पत्नी भी मेरे साथ हैं, किंतु उनका बीज अभाव भीतर भीतर वर्तमान है और थोड़ा सा समय निकालकर बाहर झांक लेता है, वह भी अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। मुझे 7:30 ही लगी थी। बाहों में भयानक दर्द था। लोगों ने सुझाया कि मैं हनुमान वाहक का पाठ करूं और शनिचर को पीपल पर जल चढ़ाऊं। जाहिर था कि मैं हंसकर टाल देता। इतना ही नहीं, शनिचर को ही मैं हमेशा बाल कटवाता हूं, किंतु श्रीमती जी ने मेरा काम चुपके चुपके खुद शुरू किया। तभी से वे हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और अन्य देवी देवताओं की भी प्रार्थना कर लेती हैं। इस पूरे परिवार में सभी मेरे जैसे ही हैं, अतः सबके पापों का शमन और उद्धार की चिंता वे अकेले ही जूझती रहती हैं। मैं सो गया था कि पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। वे किसी को डांट रही थी। मैं उठकर गया। क्या है भाई? कुछ नहीं, मैंने धोबी के इस लड़के को बार बार समझा रखा है कि 3 और 4:30 के बीच में ना आया करे, लेकिन बार बार इसी टाइम पर आता है और आकर जोर जोर से गेट खड़खड़ाता है और मुझे लगता है कि सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया। धोबी का लड़का चुपचाप खड़ा था। मैंने डांट कर कहा, जाओ भाग जाओ, शाम को आकर पैसे ले जाना। अरे अब जग ही गई हूँ तो पैसे दे देती हूँ। वह चला गया तो मैंने कहा, इसे हटा क्यों नहीं देती? अरे बड़ा गरीब है, इसका बाप मर गया है, इसकी माँ अपने कई छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी से लड़ रही है। यह लड़का भी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ का हाथ बटा रहा है। सो तो ठीक है, लेकिन इसी वक्त क्यों आता है? दूसरों की सुविधा का भी तो ख्याल करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। इसे कई बार डांट भी चुकी, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। यहाँ काम खत्म करके इन्हें अपने घर जाना पड़ता है। घर यहाँ से कोस भर दूर है। बाप था तो सब देर देर तक यहाँ पर काम कर सकते थे। ठीक है, तब भोगो। 2 में से एक ही काम संभव है, या तो आराम कर लो या दूसरों की चिंता। मैं अपने कमरे में चला गया और समझ गया कि अब श्रीमती जी का सिर दर्द शुरू हो जाएगा। वे ना जाने कब से आधे सिर के दर्द से पीड़ित चल रही हैं। वैसे तो उन्होंने क्या क्या नहीं झेला है, किंतु वह दर्द जैसे स्थायी हो गया है। इसके लिए क्या क्या उपचार नहीं किए गए, किंतु जाता ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। इन्हें चिंता अपनी कम, घर की अधिक रहती है और आसपास तथा देश दुनिया की चिंताएं क्या कम है। एक संवेदनशील व्यक्ति की सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि वह हर एक के दुख दर्द के साथ जीने लगता है और उसका अपना निजी सुख का क्षण भी क्षीण हो जाता है। बल्कि यह कहना ज़्यादा सही है कि लोगों के दुख दर्द के साथ हो लेने में उसे जो सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, उसे कोई कहने थोड़ी जाता है कि तू सबके साथ हो ले। वह तो अपने सुख से ही साथ हो लेता है। दुनिया देख रहा हूँ, लड़के बड़े हो जाते हैं, वे अपने सुख से माँ बाप से अलग हो जाते हैं या अपने सुख से जुड़े रहते हैं, अथवा माँ बाप ही बच्चों से कह देते हैं कि अब तुम लोग अपना अपना दायित्व संभालो, हमें मुक्त करो, तुम्हारा सुख दुख अब तुम्हारा सुख दुख रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ हम साथ हैं। इस साथ रहने में हमारी कोई बाहरी मजबूरी नहीं है। हमें किसी से कुछ पाना नहीं है, किंतु संवेदना के तार हमें अलग होने नहीं देते। और श्रीमती जी सुबह से रात तक जो मशीन की तरह चलती रहती हैं, इनके लिए वह इसी संवेदना के तहत, भले ही शरीर को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबके लिए कुछ कर पाने की से जो शांति उन्हें मिलती है, उसका स्वाद तो उन्हीं को मालूम होगा। कमरे में आकर कुछ लिखने लगा। कुछ देर बाद फिर बाहर निकला तो उन्हें आवाज़ दी, अरे भाई चाय पिला दो। देखा तो कोई नहीं था। खुद ही चाय बना ली, पीने लगा और सोचने लगा, कहाँ गई चेतना जी? शायद बाजार गई होंगी। दिन रात बाजार ही तो करती रहती हैं। बाजार भी पास में है। छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दिन में 10 बार बाजार जाना लगा रहता है। सोचते सोचते अपने पर ही हंसी आ गई। तुम जो इतने निश्चिंत भाव से लिखते पढ़ते या आराम करते हो,
या बाहर यात्रा करने चले जाते हो, किसके मूल्य पर? कभी आटा पिसवाते हो, कभी राशन लाते हो, कभी सब्जी लाते हो, कभी दवा लाते हो, यानी कभी कोई चीज़ लाए हो? तुम्हें घर आने वाली चीज़ों के दाम भी मालूम है? फिर कौन लाएगा? सचमुच अपने पर ग्लानि हुई कि मैं कुछ लाता भी नहीं हूँ और पूछता हूँ कि वे बाजार क्यों जाती रहती हैं। अरे यह मकान भी तो उन्होंने ही बनवाया, इसकी एक एक चीज़ उन्हीं की खरीदी हुई है। कुछ देर बाद बहू नीचे आई और पूछा, तुम्हारी मम्मी बाजार गई हैं क्या? काफ़ी देर से दिखाई नहीं पड़ रही। आप काम कर रहे थे या सो रहे थे, इसलिए मम्मी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे बोलकर गई हैं कि सफदरजंग अस्पताल जा रही हैं। अस्पताल? हाँ, कोई बीमार है, उनके दोस्त हैं शायद। दोस्त? अच्छा अच्छा, पांडे जी। हाँ, उनका लड़का 10 दिनों से अस्पताल में पड़ा है ना। मुझे भी तो देखने जाना था, अकेली ही चली गई। हाँ, कह रही थी कई दिनों से वहाँ जाने की तैयारी हो रही है, हम साथ नहीं जा पाते, आज अकेले ही देख आती हूँ। इन्हें जब सुविधा होगी तो जाकर देख आएंगे। तो वे अस्पताल चली गई। दरअसल यह काम भी प्रायः वे ही करती हैं। हम लोगों के जो कॉमन मित्र हैं उनके यहाँ कथा वार्ता, सामाजिक कार्य, जीवन मरण, हारी बीमारी में जाने का दायित्व भी वे ही निभाती आई हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उनके जाने से मेरी अनुपस्थिति का बोध मिट जाता है। यानी वे अपने में स्वयं हैं और मैं भी हूँ। कई दिनों से पांडे जी के बेटे को देखने जाने की बात हो रही थी, लेकिन मेरे आलस्य या व्यस्तता के कारण बात टलती आ रही थी। उन्होंने अनुभव किया होगा कि यह अच्छा नहीं है, चलो अकेले ही देखाओ। उन्हें मालूम था कि आज मुझे कहीं एक पुस्तक गोष्ठी में जाना है, अतः आज भी अस्पताल नहीं जा पाऊंगा। गोष्ठी से लौटा तो वे भी आ गई, बहुत प्रसन्न हुई। बोली, पांडे जी के लड़के का ऑपरेशन सफल रहा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, होश में आ गया था। मुझे देखा तो मुस्कुराया, भगवान सबका भला करे। लेकिन कहते कहते वे उदास हो गए। क्या हुआ? अरे अस्पताल जाकर मन खराब हो जाता है। तमाम दुख दर्द और मृत्यु की सी छाया छाई रहती है। एक जवान लड़का ऑपरेशन के बाद मर गया था। उसकी माँ ऐसा रो रही थी कि दिल दहल गया। उसकी जवान पत्नी को तो देखा नहीं जा रहा था। मैं तो उसके बाद वहाँ से उठी और चली आई। मैंने उनके चेहरे को देखा, मुझे लगा कि अंदर कुछ है जिसे दबा रही हैं। मैंने टटोलने के ख्याल से कहा, अच्छा तुम बहुत थक गई होंगी, खाना खा लो और आराम करो। हाँ, अब आराम करूँगी, मगर खाने को जी नहीं चाह रहा, कहकर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं मुस्कुराया, समझ गया कि मैडम का सिरदर्द उभर गया है। अरे इसे तो उभरना ही था, आखिर आप उसकी नहीं सुनेंगी तो वह आपकी क्यों सुनेगा। वे कुछ बोली नहीं, अपना बिस्तर लगाती रहीं। वे लेटी तो चिंटू आकर उनके बिस्तर पर उनके साथ लेट गया और कहने लगा, अम्मा कहानी, अम्मा अम्मा कहानी। बहू ने उसे खींचकर कहा, नहीं चिंटू ऊपर चलो, अम्मा का सिर दुख रहा है। मगर चिंटू को क्या मालूम था कि सिर दुखना क्या होता है। वह माँ के द्वारा खींचता हुआ रोता रहा और दादी का आंचल पकड़े हुए था। छोड़ दो बहू, यह नहीं मानेगा। चिंटू बेटे चलो, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, मैंने कहा। चिंटू मेरी और विस्मय के भाव से देखने लगा कि क्या ये भी कहानी सुना सकते हैं। तो सुनो बेटा, एक थी दादी। हाँ कहकर उसने दादी की ओर देखा। एक थी दादी, हाँ आगे। वह झल्ला कर बोला, बस बेटा कहानी हो गई, तुम्हारी दादी अपने आप में तो एक कहानी है। कहकर मैं चला आया, किंतु अनुभव करता रहा कि उस कमरे में सिरदर्द और कथा दर्द का संघर्ष जारी है।